देखिए मेरी बात सुनिए। आज का जो टॉपिक है बेटा, ये भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए, जो आज मैं शुरू करने वाला हूँ। इस टॉपिक के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस जो हो रहा है। सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस किस रेट पे हो रहा है, कौन कौन सी स्पीशीज हैं जो हमारी कुछ सालों में ख़त्म हो चुकी हैं, उनका नंबर कितना है, और अगर ऐसा ही होता रहा तो अगले आने वाले समय में कितनी स्पीशीज यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी। और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कि इसके रीजंस क्या हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो यहाँ पे टॉपिक का नाम आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ होगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बेटा पिछले 500 साल में, पिछले 500 ईयर्स में इस धरती पे से 784 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है। मतलब उनका लास्ट मेंबर भी अब इस धरती पे नहीं बचा हुआ, सब खत्म। उनका लास्ट मेंबर भी नहीं है, एक मेंबर भी नहीं है लास्ट। और उसमें से जो स्पीशीज खत्म हुई हैं उसमें से 338 इनवर्टिब्रेट स्पीशीज हैं, सॉरी वर्टिब्रेट स्पीशीज हैं, 359 इनवर्टिब्रेट स्पीशीज हैं और 87 हमारी आपकी प्लांट की स्पीशीज हैं, जो पिछले 500 साल में खत्म हो चुकी हैं। और दूसरी बात यह है बेटा, इनमें जो स्पीशीज खत्म हुई हैं उनका नाम है, एक बर्ड हुआ करती थी मॉरिशस में जिसका नाम था डोडो। इसी तरीके से अफ्रीका में अफ्रीका में एक क्वागा मीन्स ये डोंकी और जेब्रा जैसा मिक्स एक एनिमल था। थाइलेसीन था, एक ऑस्ट्रेलिया में एनिमल था, ये तस्मानियन वुल्फ जैसा देखने के लिए आपको मिल रहा होगा। उसके अलावा स्टेलर सी काऊ थी आपकी रशिया में, और 3 सब स्पीशीज थी, बाली, जावन एंड कैस्पियन। ये 3 स्पीशीज हमारी इस धरती से कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। उसके अलावा बेटा पिछले 20 साल में लगभग 27 स्पीशीज हमारी खत्म हो गई हैं। और ये जो एक्सटिंक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि एक्सटिंक्शन अपने आप नहीं होता। एक्सटिंक्शन 3 तरीके का हो सकता है। एक होता है नेचुरल एक्सटिंक्शन। नेचुरल एक्सटिंक्शन है जैसे कोई स्पीशीज अपने आप नेचुरल सिलेक्शन के कारण मर जाए, लेकिन ऐसा होने में हजारों साल में एक आध स्पीशीज ऐसी होती है जो नेचुरल सिलेक्शन से खत्म होती है। एक होता है बेटा मास एक्सटिंक्शन। मास एक्सटिंक्शन में एक स्पीशीज या कुछ स्पीशीज नहीं, बहुत सारी स्पीशीज एक साथ खत्म होती हैं। जैसे डायनासोर वाला एपिसोड हुआ था, जब डायनासोर अर्थ पे से खत्म हुए थे, तो वो एक मास एक्सटिंक्शन था। उसमें क्या हुआ, कोई बड़ा मेटेओराइट आया, वो अर्थ से टकराया, इतना टेम्परेचर वहाँ पे हुआ कि जिसकी वजह से बहुत सारे एनिमल, लगभग उस टाइम पे जो इस अर्थ पे 85 to 90% लाइफ फॉर्म थी, अलग अलग, डायनासोर नहीं, अलग प्लांट और एनिमल भी थे, वो सब खत्म हुए थे। ऐसे ही 5 एपिसोड इस अर्थ पे हुए हैं मास एक्सटिंक्शन के। अब एक होता है जिसे कहा जाता है एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन, जो मैन मेड कॉजेस की वजह से हो रहा है। अब मैन मेड कॉजेस की वजह से कौन कौन से कॉजेस हैं? तो सबसे पहला मैन मेड कॉज है बेटा हैबिटेट लॉस हो जाना, या हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन होना। जैसे आप लोग का घर है सबका, वो आपका हैबिटेट है। इसी तरीके से जितने भी हमारे बायोडाइवर्सिटी या एनिमल्स आते हैं उसमें ज़्यादातर तो हम ही एक इकलौती ऐसी स्पीशीज है जो घर बना के रहते हैं, बाकी तो सारे वाइल्ड में रह रहे हैं। अगर हम उनके हैबिटेट को ही ख़त्म करते हैं, डिस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन कर दें, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उनको रहने के लिए जो जगह है वो नहीं मिल पाएगी, और ऐसी कंडीशन में वो भी एक्सटिंक्ट होना शुरू कर देंगे। एक कारण है फ्रेगमेंटेशन कर देना, बताऊंगा ये भी क्या होता है। एक कारण है पॉल्यूशन। एक है हमारा ह्यूमन ग्रीड, कि हम लोग क्या करते हैं, उन एनिमल गुड्स के लिए उन्हें मार देते हैं। जैसे बहुत सारे एनिमल्स को उनकी स्किन के लिए, राइनासेरॉस को उनके हॉर्न के लिए, बहुत सारे एनिमल हैं जिनकी मतलब माना जाता है कि उसकी स्किन में या उसके किसी एक पार्ट में कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी, हम उसे मार डाल रहे हैं। तो
हम जो कर रहे हैं ऐसा, ये इस वजह से ये जो स्पीशीज का एक्सटिंक्शन है ये बहुत ज्यादा फास्टर रेट पे है। और कितना फास्टर रेट पे? अगर मैं किसी प्री ह्यूमन टाइम से, जो इस अर्थ पे जब ह्यूमंस नहीं हुआ करते थे, उस टाइम पे जो स्पीशीज का एक्सटेंशन था, उससे आज के टाइम के एक्सटेंशन को कंपेयर करूं तो बेटा 100 से 1000 गुना ज्यादा रेट पे एक्सटेंशन आज हो रहा है। और अगर हम इसी रेट पे कंटिन्यू रहते हैं तो बेटा लगभग अगले आने वाले 100 सालों में इस धरती पे 50% स्पीशीज खत्म हो जाएंगी। और जो हमारी स्पीशीज अभी थ्रेट फेस कर रही हैं एक्सटिंक्शन का, वो 15,500 है। मतलब कहने का ये है कि 15,500 स्पीशीज आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। मतलब आगे आने वाले समय में अगर हम इसी तरीके से एक्सप्लॉइट करते रहे अपने नेचर को तो 15,500 स्पीशीज खत्म हो जाएंगी। अब कहोगे कि खत्म होने से क्या फर्क पड़ेगा? तो मैंने आपको एक बात बताई थी, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। मैंने आपको क्या बताया था कि इकोसिस्टम एक तरीके का हमारा एयरप्लेन है और उसमें जो स्पीशीज हैं वो उसके रिवेट्स हैं, और जो कीस्टोन स्पीशीज हैं वो इंपॉर्टेंट रिवेट हैं, जैसे जो विंग्स वाले होते हैं। तो अगर हम उन रिवेट्स को निकाल देंगे तो जैसे प्लेन की सेफ्टी नहीं रहेगी, उसी तरीके से हमारा इकोसिस्टम में इम्बैलेंस हो जाएगा। ये बात तो बताई थी पॉल इलियर्च ने। एक और नाम है जिनका नाम है बेटा डेविड टिलमैन। डेविड टिलमैन, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि जहां पे भी स्पीशीज की डाइवर्सिटी ज्यादा होगी वो जगह ज्यादा रेजिस्टेंट होगी। किस चीज में? किसी भी नेचुरल डिजास्टर या किसी भी तरीके का एनवायरमेंटल परचर्बेशन से। परचर्बेशन मतलब डिस्टर्बेंस, जैसे ड्रॉट, फ्लड, ये सारी चीजें क्या हैं? एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस हैं। तो जिस जगह पे बायोडाइवर्सिटी रिच होगी वो जगह ज्यादा रेजिस्टेंट होगी और रिसेलियंस होगी। दो टर्म है, रेजिस्टेंट और रिसेलियंस। इन दोनों का मतलब समझना। रेजिस्टेंट का मतलब तो क्या है कि जहां पे फ्लड आया उससे वो एरिया ज्यादा अफेक्ट नहीं हुआ, या ड्रॉट आया उससे उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ा, वो रेजिस्टेंट है। रिसेलियंस का मतलब होता है कि फ्लड आने के बाद में वो जगह बर्बाद हुई, खत्म हो गई, डिस्ट्रॉयड हो गई, और कितने टाइम में वो फिर से रिवाइव हो जाए वो जगह, वो होता है रिसेलियंस। मतलब गिर के फिर से उठना। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो रिसेलियंस भी उस जगह का सबसे ज्यादा होगा जहां पे स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, साथ साथ वहां पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा अच्छी होती है। मतलब उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कुछ लार्ज प्लॉट्स को लेके ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी के वेरिएशंस को देखा और उन्होंने पाया कि जिन प्लॉट्स में, प्लॉट्स मतलब बड़ी जगह में, ज्यादा स्पीशीज रिचनेस थी, उस जगह की ज्यादा बायोमास था और ज्यादा प्रोडक्टिविटी थी, और वहां पे जो वेरिएशन थे, एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस थे, वो बहुत कम थे उन जगहों पे। तो अगर ये स्पीशीज खत्म हो जाएंगी जो हम पढ़ रहे हैं, इस वजह से जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है या प्लांट की प्रोडक्टिविटी, आप जैसे क्या कहोगे कि क्या खत्म हो सकता है, क्या क्या होगा? जैसे सपोज करो कोई जो 15,500 स्पीशीज है, उनमें से कोई ऐसी भी तो स्पीशीज होगी जो बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट को खाती होगी। वो पेस्ट हमारे खेतों को बर्बाद करते हैं, फूड चेन का हिस्सा होगा उनके। जो हाई ट्रॉपिक लेवल वाला वो खत्म हो जाए तो पेस्ट हमारे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। पेस्ट अगर ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो उसके कारण क्या होगा? प्रोडक्टिविटी खेतों की घट जाएगी। प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, क्या होगा? भूखमरी फैलेगी, लोगों को खाना नहीं मिल पाएगा। ठीक है, जैसे चीन में हुआ था, चाइना में ऐसा काम हुआ था। उन्होंने क्या किया था? स्पैरोज को मार दिया था। क्या किया था? स्पैरोज को मार दिया था। पता नहीं किसी कारण से, या तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही थी या किसी कारण से लोगों ने उसको बहुत सीरियसली लिया। गवर्नमेंट ने लोगों को बोला कि हाँ स्पैरो को मार दीजिए। लोगों ने बहुत सारी स्पैरोज को मारा और उन्होंने प्राइज भी रख दिया था
कि इतनी स्पैरो मारोगे तो इतने पैसे मिल जाएंगे। लोगों ने मास स्केल पे स्पैरो मारा। स्पैरो को ख़त्म करने के बाद में वहाँ पे 5 साल के अंदर इतनी बड़ी भुखमरी हुई जिसके कारण कई लाख लोग मरे थे। क्यों? क्योंकि स्पैरो एक प्रेडेटर थी जो पेस्ट को ख़त्म करती थी, और वहाँ पे पेस्ट की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसके कारण वो जो पूरी पेस्ट साइकिल थी वो हमारी बढ़ गई, और सारी जो क्रॉप्स थी वो धीरे धीरे बर्बाद होती चली गई। मेरी बात समझ पा रहे हो? लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं बचा और लोग भूख से मरे। तो ऐसा ही होगा अगर हम इन स्पीशीज को नहीं बचाएंगे। तो जो डिजीज साइकिल है, डिजीज साइकिल जैसे बहुत सारे ऐसे भी तो इंसेक्ट्स हैं जो हमारे वेक्टर का काम करते हैं, जैसे मॉस्किटोज हैं, हाउस फ्लाइज हैं, ये क्या करते हैं? बीमारियां फैलाते हैं। अगर इनके प्रेडेटर खत्म हो जाएं तो ये इंसेक्ट पेस्ट या ये जो वेक्टर्स हैं इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, डिजीज ज्यादा फैलाएंगे, लोगों में ज्यादा बीमारी फैलेगी। उसके अलावा ड्रॉट और एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस, फ्लडिंग, ये सब बढ़ जाएंगे और प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, पैदावार कम हो जाएगी। ये सारे हमारे इम्पैक्ट होंगे इस बायोडाइवर्सिटी लॉस के। और ये जो हमारी 20 साल में 27 स्पीशीज तो ये हैं, और पिछले 500 साल में 784 स्पीशीज खत्म हुई है, और इनमें स्पीशीज कितनी है? मोर देन 15,000 टू 15,500 स्पीशीज आर फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। मतलब वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, दे आर थ्रेटन्ड। थ्रेटन्ड का मतलब समझते हो? कि अगर आपने जो कर रहे हो इसी चीज को कंटिन्यू रखा तो ये एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर आपने पहले ही मेजर नहीं लिए तो दे विल एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर। और ये जो एक्सटिंक्ट हुई है इनमें से 12% जो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं उनमें से 12% बर्ड्स हैं, 23% मैमल्स हैं, 32% एम्फीबियन है और 31% जिम्नोस्पर्म स्पीशीज हैं। इन 15,500 स्पीशीज में से ये डेटा है बर्ड्स का, मैमल्स का, एम्फीबियंस का और जिम्नोस्पर्म स्पीशीज का। और अगली बात यहां पे की गई है कि जो करंट स्पीशीज का एक्सटेंशन रेट है वो 100 से 1000 गुना फास्टर है प्री ह्यूमन टाइम से। और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो अगले 100 साल में नियरली हाफ ऑफ द स्पीशीज, मतलब 50% स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। क्लियर हो रही है मेरी बात सभी को? अब यहां पे कहा जाता है कि इंपैक्ट क्या है। तो सबसे पहला इंपैक्ट, प्लांट प्रोडक्शन कम हो जाता है। प्लांट प्रोडक्शन कम होगा, फूड कम मिलेगा, लोग अकाल पड़ जाएगा, भूखमरी फैलेगी। दूसरा, एनवायरमेंटल परचर्बेशन। परचर्बेशन का मतलब क्या है? डिस्टर्बेंसेस, जैसे कि ड्रॉट बढ़ जाएंगे। और जो इकोसिस्टम के अंदर प्लांट प्रोडक्टिविटी है उसमें वेरिएबिलिटी आएगी। ऑब्वियस सी बात है, वेरिएबिलिटी में बढ़ेगी तो नहीं घटेगी। वाटर यूज, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल बिल्कुल बदल जाएंगे, जो अब हैं उससे बिल्कुल अंतर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारी स्पीशीज बीच की खत्म हो चुकी होंगी, जिसकी वजह से हो सकता है या तो वेक्टर ही खत्म हो जाए, या हो सकता है कि वेक्टर का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जिसकी वजह से डिजीज साइकिल या डिजीजेस ज्यादा फैलने लग जाए। तो ये सारी चीजें हमारे इंपैक्ट्स के अंदर आएंगे। अब जो मैं टॉपिक बताने वाला हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पे आपको बोर्ड में क्वेश्चन मिलेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हो सकता है आपके किसी लोगों के प्री बोर्ड में भी पूछा गया हो ये टॉपिक। इसे कहते हैं बेटा कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। 4 कारण हैं, चारों को इविल क्वार्टेट कहा जाता है। क्वार्टेट मतलब 4, इविल मतलब पाप, यही तो होता है। तो इविल क्वार्टेट, वो 4 कारण जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। इनमें से सबसे पहला है आपका हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दूसरा कारण होता है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। तीसरा कारण होता है एलियन स्पीशीज इन्वेजन और चौथा कारण होता है को एक्सटिंक्शन। एक एक करके हम लोग इनकी बात करने वाले हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहला जो टॉपिक दिया हुआ है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ये ध्यान से समझना। हैबिटेट लॉस मतलब जो फॉरेस्ट है उनको डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है, उनको खत्म किया जा रहा है।
तो उनको जो डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है, हैबिटेट को खत्म किया जा रहा है, वो किस लिए किया जा रहा है? वहां पे सबसे पहली चीज है उन्हें ग्रासलैंड बनाने हैं ताकि वो बीफ कैटल को वहां पे पाल सकें। मेरी बात समझ पा रहे हैं? या तो सोयाबीन का कल्टीवेशन करें। मेरी बात समझ पा रहे हैं? सोयाबीन का कल्टीवेशन जो ह्यूमंस खाएंगे जैसे। उसके अलावा एग्रीकल्चर करना है, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी है, उसको खाना खिलाने के लिए जगह भी तो ज़्यादा चाहिए एग्रीकल्चर करने के लिए। आप विश्वास मानिएगा, जो हमारी अर्थ का लंग ऑफ द प्लेनेट कहलाता था, ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, वो पहले 14% एरिया कवर करता था पूरे वर्ल्ड का, और वो घट के आज 6% बचा है। घट के आज 6% बचा है, मतलब 8% फॉरेस्ट खत्म हो गया। आप ये समझिए कितना बड़ा एरिया। इंडिया वर्ल्ड का 2.4 है लैंड एरिया, तो इंडिया जैसे पहले 7 कंट्री बन जाती लगभग, अप्रोक्सीमेट, इतना बड़ा वो फॉरेस्ट था। और आज उसमें से केवल 3 कंट्री बन सकती हैं। 4 कंट्री लाइक जो वो था ना एरिया, वो जंगलों को साफ कर दिया। और साफ कर दिया क्यों कर दिया? क्योंकि वहाँ पे उन्हें एग्रीकल्चर ग्रासलैंड बनाने थे, कैटल्स को पालना था, और जो है सोयाबीन कल्टीवेशन करनी थी। तो ये है हैबिटेट लॉस। अब बताओ, इतने बड़े जंगल में उस 8% एरिया में कितनी सारी स्पीशीज रहती होंगी, इतने सारे एनिमल्स का वो घर होगा, वो सारा खत्म कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब उनका घर छिन जाएगा तो वो क्या होंगे? मर ही जाएंगे धीरे धीरे। उनको फूड नहीं मिल पाएगा तो क्या करेंगे? वो मर जाएंगे, क्योंकि वो टोटली हमारी तरह थोड़ी है, वो तो अपनी सारी नीड्स के लिए जंगल के ऊपर डिपेंडेंट है। उसके अलावा एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, झूम कल्टीवेशन भी कहा जाता है। उसमें क्या किया जाता है? इसी जगह पे एग्रीकल्चर की जाता है। एग्रीकल्चर करने के बाद में वहाँ पे जो है वो कर दी जाती है, मतलब आग लगा दी जाती है, और उस जगह को खाली कर छोड़ दिया जाता है। वो जगह अपने आप रिवाइव हो जाती है, दूसरी जगह पे जाके इस काम को किया जाता है। लेकिन अब क्या है? अब ऐसा हो रहा है कि जो जगह जहाँ पे आग लगा के छोड़ दी गई थी, मेरी बात ध्यान से सुनना, एग्रीकल्चर किया और छोड़ दिया, अब क्या है, उस जगह को रिवाइव होने का टाइम ही नहीं मिल पाता, उससे पहले उस पर एग्रीकल्चर हो जा रही है, तो फॉरेस्ट हमारे ख़त्म होते चले जा रहे हैं। पॉल्यूशन बढ़ गया है, पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से बहुत सारी मरीन लाइफ अफेक्ट होती चली जा रही है। उसके अलावा एक और मेन कारण है, वो है फ्रेगमेंटेशन। ये तो हुआ हैबिटेट लॉस। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है किसी बड़े जंगल के बीच में से आप हाईवे गुजार दें, आप रेलवे ट्रैक बना दें, कोई बड़ी नहर निकाल दें, कोई कनाल निकाल लें, या ह्यूमन कॉलोनाइजेशन कर दें, या एग्रीकल्चर लैंड का एक स्ट्रिप बना दें। उससे क्या होगा? जो बड़े एनिमल्स हैं, जो उनको बड़ी टेरिटरी चाहिए होती है, जो घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनकी माइग्रेटरी एक्टिविटी इफेक्ट होगी। और माइग्रेटरी एक्टिविटी इफेक्ट होने से कहोगे कि सर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो फ़र्क ये पड़ेगा कि सपोज करो, ध्यान से सुनना, ये तो देखिए, ये दिखाया है देखो, ये अमेजन रेन फॉरेस्ट है जो बिल्कुल धीरे धीरे कटता चला जा रहा है, बिल्कुल साफ कर दिया जंगल इन्होंने, है ना, जो 14% से 6% आ गया। और जब तक हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, मतलब 1 घंटा लगेगा, तो घंटे भर में हजारों हेक्टेयर जमीन तब तक और खत्म कर दी जा चुकी होगी। उस पर हजारों हेक्टेयर में जो लैंड है, उसमें जो फॉरेस्ट है, ट्रीज खड़े हैं, उन्हें तब तक काटा जा चुका। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? इतने फास्टर रेट पे ये काम चल रहा है। और फ्रेगमेंटेशन का मतलब है, देखो ये हाईवे निकाल दिया, अब इस हाईवे में कोई एनिमल इधर से इधर जाना चाहता है या उधर से इधर आना चाहता है, वो डर से नहीं आता, वो डर से नहीं आ पा रहा। अब उसको, वो इंसान थोड़ी है कि तो वो इसका यूज सीखेगा। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो इसका यूज कर पाते हैं और बहुत सारे हैं जिसका नहीं कर पाते। कई दिन लगते हैं उन्हें इस चीज को समझने में कि ये हमारे लिए बनाया गया था, अंडरपास बनाया गया था, हमें पास होने के लिए निकाला गया था, या अपर जो निकाला गया है ये हमारे लिए बनाया गया है कि हमें पास करना है इससे। तो इसके कारण क्या होता है,
बहुत सारे एनिमल इसको नहीं समझ पाते, वो इस ट्रैक से आते हैं, उनके एक्सीडेंट होंगे रोड पे, रेलवे ट्रैक पे आ गए, रेल से कुचल जाएंगे, मर जाएंगे। ऐसा नहीं है एक्सीडेंट होगा तो इंसान भी मर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंसानों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। बात यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को बचाने की हो रही है, मेरी बात समझ पा रहे हो? वो कीमती हैं ज़्यादा फिलहाल, मतलब हमारी जो लॉज हैं वो इंसानों से ज़्यादा जानवरों को तवज्जो देती हैं। पूछो कैसे? उत्तरांचल में हमारा बिल्कुल एक हॉटस्पॉट एरिया है, डेंस फॉरेस्ट है, वहाँ पे चीते, बाघ, ये सब बहुत आराम से, लेपर्ड, ये सब मिलते हैं, टाइगर्स बहुत आम बात है। तो एक हमारे मित्र हैं वो बताते हैं कि वहाँ पे इंसानों के ऊपर डेलिबरेटली अटैक होता रहता है उनका, लेकिन आप उन्हें नहीं मार सकते। वो इंसानों को मार सकते हैं लेकिन इंसान नहीं मार सकते, बिकॉज बिकॉज वो क्या है, वो हमारी इंडेंजर्ड स्पीशीज है, वो बहुत कम बचे हैं, उनको बचाना जरूरी है। अब आप ह्यूमन इंटरवेंशन करोगे, उनकी जगह में जाओगे तो मारेंगे, या उनकी जगह पे सेटलमेंट करोगे, अटैक करेंगे तुम्हारे ऊपर। अरे आप उनके घर में घुस रहे हो जाके, वो थोड़ी तुम्हारे घर में आए हैं। अब जैसे अब बंदर हैं, बंदरों को रहने के लिए जगह ही नहीं बची, कहाँ रहेंगे? वो शहरों में ही रहेंगे। उनके लिए पहले जगह होती थी, वो जंगलों में रह लेते थे, अब खेत खलियान बचे ही नहीं है, हर जगह ह्यूमन कॉलोनाइजेशन है, वो कहाँ आएंगे? उनको फूड वहां मिल नहीं रहा, तो वो शहरों में आएंगे, लूटपाट करेंगे, किसी का केला छीनेंगे, किसी का कुछ करेंगे, खाना तो उन्हें भी चाहिए। तो आपने उनका घर छीन लिया, तो वो जीने का अधिकार तो रखते हैं। अब कहोगे माइग्रेटरी एक्टिविटी होने से क्या फर्क पड़ रहा है? अफेक्ट, पहले जब एनिमल्स एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में ना मूव करते रहते थे, मेट करते थे, मेटिंग करते हैं, तो ऑफस्प्रिंग बनती थी, तो वेरिएशन होता था ऑफस्प्रिंग में, क्योंकि अलग अलग ग्रुप्स के जो जीन्स थे वो ट्रांस एक दूसरे में इनहेरिट होते रहते थे, एक्सचेंज होते रहते थे। लेकिन अब क्या है, एक ग्रुप इस जंगल में इधर रह रहा है कोने में, वो इधर नहीं जा पा रहा, इधर के एनिमल उधर नहीं जा पा रहे, और वो आपस में ही मीटिंग कर रहे हैं। आपस में मीटिंग करने की वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जा रहा है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन समझते हैं आप? वेरिएशन कम होना, हेट्रोजाइगस कैरेक्टर्स का कम होना, जिसकी वजह से वेरिएशन ना होने की वजह से उनका अडेप्टेशन कम हो जा रहा है, और दे आर मोर ससेप्टेबल टू डिजीजेस। वो प्रोन नहीं बन रहे डिजीज से, ससेप्टेबल बन रहे हैं, उनको आराम, जल्दी जल्दी बीमारी हो जा रही है, और वो यंगर स्टेज पे मर जाते हैं। टाइगर्स के साथ में यही हो रहा है एक्चुअली। टाइगर्स को कंजर्व करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च कर चुकी है कि हम उस पैसे को खर्च करके चांद तक पहुंच सकते हैं, मतलब इतना इन्वेस्टमेंट हम कर चुके हैं, मतलब हम लोग एक मून मिशन कर सकते हैं, इतना पैसा हम लोग टाइगर कंजर्वेशन पे कर चुके हैं खर्च। लेकिन हम फिर भी टाइगर्स की पॉपुलेशन में इतनी ज़्यादा वृद्धि नहीं ला पा रहे। रीज़न क्या है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन का, क्योंकि टाइगर के छोटे छोटे झुंड बचे हैं, वो आपस में ही मीटिंग करते हैं, मीटिंग करने की वजह से उनके जो जीन्स हैं उसमें वेरिएशन कम होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से वेरिएशन ना होने की वजह से पुअर अडेप्टेबिलिटी हो रही है, दे आर मोर ससेप्टेबल टू डिजीज, तो उनके कब्स यंगर स्टेज पे मर जाते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो माइग्रेटरी एक्टिविटी इफेक्ट होती है एनिमल्स की, अगर आप फ्रेगमेंटेशन कर देते हो तो। ये देखिए फ्रेगमेंटेशन का एक और नमूना है ये, इसमें इन्होंने ये देखे छोटी सी दीवार लगा के बीच में जो है क्रॉप या ग्रेजिंग या कैटल फार्मिंग कुछ ऐसा कर रहे हैं बीच में, ठीक है। और अमेजन रेन फॉरेस्ट को क्यों कट किया जा रहा है? सोयाबीन को कल्टीवेशन करने के लिए, और उसको कन्वर्जन किया जा रहा है किसमें? ग्रासलैंड में, ताकि वहां पे कैटल्स को पाला जा सके। उसके अलावा फ्रेगमेंटेशन बैडली अफेक्ट करता है उन एनिमल्स को जो बड़ी टेरिटरीज में रहते हैं और वो माइग्रेट करते रहते हैं। पहला कारण समझ में आया, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दूसरा, इनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है बेटा? जब ह्यूमन नीड ग्रीड में बदल जाए, मतलब आप किसी एनिमल को खा रहे हो मार के, ठीक है, आप एक लिमिट तक खाइए, अब ऐसा ना हो कि आप उस एनिमल को ओवर एक्सप्लॉइट कर दो, मतलब इतना इतना मार के खाओ तो खत्म ही कर दो। तो ऐसा ही कुछ हुआ है स्टेलर सी काऊ के साथ में, डोडो बर्ड के साथ में, ठीक है, और पैसेंजर पीजन के साथ में।
पैसेंजर पिजन को खाया नहीं जाता था। आप कहोगे कि बड़ा रोचक बात है कि स्टेलर सी काऊ को तो चलो इसके मांस के लिए मार दिया, डोडो को भी इसको मांस के लिए खा गए, कि मीट के लिए उसे मार दिया। पैसेंजर पिजन को तो बिल्कुल इंटरटेनमेंट होता है, खेल खेल में मार दिया। कैसे? लोगों में होड़ छिड़ी, जैसे एक होता ना ट्रेंड चल जाता है, तो ट्रेंड चला एक टाइम पे कि कौन ज्यादा पैसेंजर पिजन मारे, और शर्त लगने लग गई, मैंने इतने मारे, आज मैंने 10 मारे, मैंने 50 मारे। ऐसे करते करते पैसेंजर पिजन की जनसंख्या बहुत कम बच गई शहर में, जिस एरिया में थे ये। और फिर वही थोड़ी सी पॉपुलेशन थी, उनमें वो सरवाइव नहीं कर पाए, और पैसेंजर पिजन इस धरती से लास्ट मेंबर भी खत्म। तो केवल इंटरटेनमेंट के लिए, मास के लिए तो मारते मारते हैं हम उनको, इंटरटेनमेंट के लिए भी उन्हें खत्म कर दिया। तो स्टेलर सी काऊ, पैसेंजर पिजन, डोडो बर्ड, दे एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया हमने। तीसरा है बेटा एलियन स्पीशीज इन्वेजन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एलियन स्पीशीज इन्वेजन का मतलब क्या होता है? जब भी कोई स्पीशीज बाहर से या किसी दूसरे देश से किसी दूसरे ज्योग्राफिकल रीजन में भेज दी जाए, जैसे इंडिया की स्पीशीज को ले जाकर अमेरिका छोड़ दो, तो अमेरिका के लिए वो एलियन स्पीशीज होगी, या मैं आप कहूं एक्सोटिक स्पीशीज होगी। या आप अमेरिका की किसी स्पीशीज को लाओ इंडिया में छोड़ दो, तो इंडिया के लिए वो स्पीशीज क्या होगी? एलियन स्पीशीज होगी, नई स्पीशीज होगी बिल्कुल, या एक्सोटिक स्पीशीज होगी। तो किसी एक्सोटिक स्पीशीज के किसी ज्योग्राफिकल रीजन में आने से क्या फर्क पड़ेगा? तो वहां पे फर्क ये पड़ने वाला है कि जब भी कोई बाहर की स्पीशीज किसी नई जगह पे आती है, उसका कोई नेचुरल कॉम्पिटिटर उस जगह पे नहीं होता, और कॉम्पिटिटर ना होने के साथ साथ उनका कोई प्रेडेटर वहां पे नहीं होता। तो जब उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, उसका कोई प्रेडेटर नहीं है, तो वो स्पीशीज बढ़ती चली जाती है, उसका नंबर बढ़ता चला जाता है, और उसकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वहां पे रहने वाली जो नेटिव स्पीशीज हैं उनकी पॉपुलेशन या उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो रिस्क पे आ जाता है। इसमें कुछ उदाहरण हैं, यहां पे देखो लिखा हुआ है, एलियन स्पीशीज कॉजिंग डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिजीनियस स्पीशीज। मतलब जो वहां की खुद की स्पीशीज थी, नेटिव स्पीशीज थी, वो खत्म हो रही है। क्यों? बाहर की स्पीशीज आके वहां पे ज्यादा अपने आप को बढ़ा ले रही है। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है बेटा नील पर्च नाम की मछली का। ये नील पर्च मछली है, इतनी बड़ी सी। इस नील पर्च को ईस्ट अफ्रीका में एक लेक विक्टोरिया थी, उसके अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया। ये वहां की मछली नहीं थी, उसको विक्टोरिया लेक में लाया गया था। लेकिन इसको उनको जो लोग लाए थे उनको ये नहीं पता था कि ये जो स्पीशीज है ये बड़ी है, इसकी फीडिंग एफिशिएंसी ज्यादा है, compete ज्यादा अच्छे से कर सकती है, दूसरी फिशेज को ये इंटरफेरेंस कंपटीशन देगी। तो इसके वहां पे डालने से बेटा उस लेक में ये बहुत सारी अलग अलग फिशेज मिलती थी पहले, इन्हें किकलेड फिशेज कहा जाता है। वहां पे 200 अलग अलग स्पीशीज किकलेड फिशेज की वो एक्सटिंक्ट हो गई एक मछली के आने से। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो किकलेड फिश खत्म हो जाती हैं 200। नील पर्च को इंट्रोड्यूस कराने में, नील पर्च एक एक्सोटिक स्पीशीज है और ये उस लेक विक्टोरिया की इंडिजीनियस स्पीशीज थी। मेरी बात समझ पा रहे हो सभी लोग? अब अगला एग्जांपल, 3 प्लांट्स का जो इंडिया में डेलिबरेटली भेजे गए या एक्सीडेंटली भेजे गए या जैसे भी भेजे गए आए। सबसे पहला पार्थेनियम कैरेट ग्रास, दूसरा लैंटाना और तीसरा वाटर हैसिंथ। ये तीनों ही एक्सोटिक स्पीशीज थे। इन्होंने यहां पे आके इतना ज्यादा ये फैले कि जो हमारे नॉर्मल प्लांट्स हैं उनकी जो ग्रोथ है उसके लिए न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं हो पाया। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो यहां पे
यहाँ पे 3 प्लांट्स हैं। कैरेट ग्रास बहुत आम प्लांट है, आपने सभी ने देखा होगा। कैरेट ग्रास, इसी को पार्थेनियम कहते हैं। ये लैंटाना भी आपने देखा होगा, ये वाला फूल वाला पौधा। और ये है वाटर ह्यासिंथ, जिसे इकॉर्निया कहते हैं। ये पानी में मिलता है। इसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, क्योंकि ये पानी के सरफेस पे बहुत फास्टली ग्रो कर जाता है। मतलब आप एक बड़े तालाब में एक प्लांट को छोड़ दीजिए, ये फैलता चला जाएगा वहां पे और उस पूरे सरफेस को कवर कर लेगा महीने भर में। और उसकी वजह से क्या होगा, उस पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है, क्योंकि सरफेस पे ये ग्रो कर रहा है। और नीचे के जो मरीन फिशेज हैं, जो भी एक्वेटिक वहां पे रहने वाले हैं, मरीन के गलत टर्म यूज कर रहा हूँ, एक्वेटिक जो भी हमारे वहां पे एनिमल्स हैं, वो सब हार्म हो जाते हैं। मतलब वो जगह को ये बर्बाद कर देता है प्लांट। तो ये तीनों प्लांट बाहर से लाए गए थे। ये साउथ अमेरिका से बेटा हमारे इंडिया में इनको इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन आज की डेट में ये एक टॉक्सिक वीड है। मतलब ये इतने ज्यादा प्रॉब्लम है, इतने ज्यादा इन्वेजिव हैं कि आप इनका कोई खात्मा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन्हें कोई खाता नहीं है। कोई ऐसा एनिमल नहीं है जो आपको इनमें से किसी प्लांट को खाता मिले। मतलब इनका कोई भी प्रीडेटर नहीं है, और दूसरा इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, जिसकी वजह से ये फैलते चले जा रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? तो यहाँ पे इस पॉइंट को लिखा हुआ है, इन्वेजिव वीड स्पीशीज लाइक कैरेट ग्रास, पार्थेनियम, लैंटाना, वाटर ह्यासिंथ, इकॉर्निया कॉज डैमेज टू अवर नेटिव स्पीशीज। हमारी नेटिव स्पीशीज को वो डैमेज करता चला जा रहा है। उसके अलावा बेटा हमारी रिवर्स में एक अफ्रीकन कैटफिश थी, जिसका नाम है क्लेरियस गैरीपाइनस। का साइंटिफिक नेम है क्लेरियस गैरीपाइनस। उस अफ्रीकन कैटफिश को लाया गया था। ठीक है, हमारे रिवर्स में ये है अफ्रीकन कैटफिश। ये बहुत बड़ी है, ये अफ्रीकन कैटफिश है जो साइज में बहुत बड़ी है। ये हमारी रिवर्स से बिलोंग नहीं करती थी, ये बाहर से इंट्रोड्यूस कराई गई। और इसको इंट्रोड्यूस कराने की वजह से जो हमारी यहाँ की नेटिव कैटफिशेस थी, जो छोटे साइज की हैं, इंडियन कैटफिशेस, ये थ्रेटेंड हो गई। मतलब इनकी पॉपुलेशन कम होती चली गई। तो यहाँ पे यही पॉइंट लिखा हुआ है, इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस गैरीपाइनस फॉर एक्वाकल्चर इज पोजिंग अ थ्रेट टू इंडिजीनियस कैटफिशेस इन आवर रिवर्स। क्लियर हो रही है मेरी बात सभी को? अब अगली बात यह है कि को एक्सटिंक्शन क्या होता है। तो इफ यू रिमेंबर, 2 चीजें बताई थी मैंने आपको। एक तो टॉपिक पढ़ाया गया था आपको म्यूचुअलिज्म, जिसमें बताया गया था कि बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो ऑब्लिगेटरी मैनर में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर उनमें से एक स्पीशीज खत्म हो जाती है तो दूसरी स्पीशीज अपने आप खत्म हो जाएगी। जैसे यूका प्लांट, यूका मॉथ, फिग ट्री, फिग वास्प। तो अगर फिग वास्प खत्म होगा तो फिग ट्री अपने आप खत्म हो जाएगा इस धरती से। इसी तरीके से एक पैरासिटिज्म के अंदर हमने टॉपिक पढ़ा था कि बहुत सारे ऐसे पैरासाइट्स हैं जो बिल्कुल होस्ट स्पेसिफिक हैं। मतलब दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन अ सिंगल होस्ट। तो अगर जो होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट्स हैं, जो केवल एक होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, अगर होस्ट खत्म होगा तो पैरासाइट भी अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो जहां पे म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन होगा, उनमें से एक स्पीशीज के खत्म होने पे दूसरी वाली स्पीशीज अपने आप खत्म हो जाती है। उसी चीज को को एक्सटिंक्शन कहा जाता है। आइए इसका स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि when species become extinct, the species associated with it also extinct। जब एक स्पीशीज खत्म होगी तो जो स्पीशीज उसके साथ में एसोसिएट करती है वो भी खत्म हो जाती है। और दूसरी बात की गई है, एक्सटिंक्शन ऑफ पैरासाइट व्हेन होस्ट इज एक्सटिंक्ट। होस्ट खत्म तो पैरासाइट भी खत्म, क्योंकि वो उसी के ऊपर डिपेंडेंट था। और दूसरी बात है, इन को इवॉल्व्ड प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म, एक्सटिंक्शन ऑफ वन कॉजेज एक्सटिंक्शन ऑफ अदर। प्लांट पॉलिनेटर में क्या होगा, एक का एक्सटेंशन दूसरे का एक्सटेंशन अपने आप करवा देगा। क्यों? क्योंकि वो नहीं बचा तो वो टोटली उसी के ऊपर डिपेंडेंट था, तो वो भी हमारा खत्म हो जाएगा बेटा। ठीक है जी। तो ये तो रही बात हमारे एबल क्वार्टेट की। अब ये जो चीजें सारी आपको बताई गई हैं, इन्हें हमें लिखना है।
तो लिखना चालू करें।